नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका पेलिनोई आईएएस में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में वो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि संविधान की उद्देशिका के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सीधा शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि प्रियम्बल, उसमें हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये कितने तरीके के उद्देश्यों के बारे में हमें पता चलता है? तो हमें 4 तरीके के उद्देश्य जो है भारतीय संविधान के प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में जो है दिए गए हैं। ये कौन 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 से 4 उद्देश्य हैं? तो देखिए, पहला जस्टिस यानी कि न्याय। ठीक है, दूसरा लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। ठीक है, वहीं तीसरा जो है इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी यानी कि समान जो है समानता। और वहीं तीसरा फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व। ठीक है, तो भारतीय संविधान में ये 4 जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इन उद्देश्यों को जो है हमको जब डिटेल में हमको पढ़ना होगा तो हम जो है सबसे पहले प्रियम्बल को समझेंगे कि हमारे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में क्या बातें कही गई हैं। तो इसलिए हम शुरू करते हैं हमारे प्रियम्बल से। देखिए दोस्तों, जहाँ तक एमपीपीएससी की बात है तो ये प्रियम्बल जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि निरंतर इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। और जहाँ तक इन 5 सालों की बात हम करें, 2014 से लेकर के 2018 के पेपर तक, मेंस के पेपर तक, तो किन्हीं एक साल में तो सीधा सीधा प्रियम्बल लिखने के लिए ही आपको बोल दिया गया था। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारा प्रियम्बल है क्या। ठीक है, उसके वर्ड टू वर्ड हमको प्रियम्बल याद होना ज़रूरी है। तो मैं एक बार आपके लिए प्रियम्बल जो है एक बार पढ़ के बता देता हूँ। मैंने इसमें नहीं दिया, मगर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जो है उसको दोहराएं। ठीक है, तो इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। तो हमारी प्रस्तावना क्या कहती है, ज़रा आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि प्रियम्बल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात मतलब मैं टर्मिनोलॉजी से कर रहा हूँ, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब जो है अडॉप्ट किया गया, ये सब बातें प्रियम्बल में ही दी गई हैं। ठीक है, तो हमको प्रियम्बल को एक डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रियम्बल क्या है। देखिए, सबसे पहले यूएस ने, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा जो है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की जो है प्रथा चालू की गई थी। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम ये एकमात्र ऐसा देश था जिसने सबसे पहले जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना को जो है समझाया था। ठीक है, तो अब ये प्रियम्बल होता क्या है? ठीक है, इन अ लेमैन्स टर्म अगर हम बात करें तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि साथ साथ उसको समराइज भी करता है। यानी कि प्रियम्बल सीधे सीधे तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सारांश है। ठीक है, क्या है? समरी है। ठीक है, और जो हमारा प्रियम्बल है उसका बेसिस क्या है? तो देखिए, जवाहरलाल पंडित नेहरू द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन जो है पेश किया गया था इनके द्वारा। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के जो प्रोविजंस थे, जो पॉइंट्स थे, वो ही जो है हमारे प्रियम्बल का जो बेसिस के तौर पे हम उनको आज देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेड डाउन द फंडामेंटल, यहाँ एंड आएगा। ठीक है, फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, यानी कि उद्देश्य संकल्प जो था वो संवैधानिक संरचना का मूल तत्वों और दर्शन को जो है निर्धारित करता है।
और इसी के साथ साथ जो भारतीय संविधान का प्रियम्बल की जब हम बात करते हैं, प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं, तो उसका जो अभी जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो है इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है ऐड किया गया था। ये इससे पहले जो हमारा ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसमें ये 3 वर्ड एक्सक्लूडेड थे। तो इनके बारे में भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रियम्बल को जब हम डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक उसमें आएगा वो है एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्रस्तावना में जो है 4 महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है। ये कौन कौन से तत्व हैं, चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि प्राधिकरण का स्रोत क्या है। तो देखिए, सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो प्रियम्बल में कही गई है वो क्या कही गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो है संविधान अपनी शक्ति या अधिकार जो है भारत के लोगों से प्राप्त करता है। यानी कि द फ्रेज एम्फेसिस इन द फ्रेज एम्फेसिस द कॉन्स्टिट्यूशन, the phrase emphasis that the constitution is made by and for the Indian people, and thus the constitution derives its authority or power from the people of India। जी हाँ, यानी कि अभी जैसे मैंने बताया संविधान जो है अपनी शक्ति या अधिकार जो है भारत के लोगों से प्राप्त करता है। वहीं दूसरी चीज़ क्या क्या बताई गई है, दूसरी जो प्रियम्बल या प्रस्तावना का जो तत्व के रूप में जो बताया गया वो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, यानी कि भारतीय राज्य की जो प्रकृति है वो किस तरीके की प्रकृति है। ठीक है, तो नेचर की जब हम बात करते हैं तो इंडियन स्टेट इज अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। जी हाँ, तो भारतीय राज को क्या बताया गया, भारतीय राज एक संप्रभु है, ठीक है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये हमको हमारी प्रस्तावना में पता चलता है कि हमारा इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो क्या है। ठीक है, भारतीय राज्य की जो है प्रकृति क्या है। तो इनको हम समझते हैं कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ। देखिए, सोवरेन यानी कि संप्रभु की हम बात करें तो नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, इट इज़ बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवरेन, यानी कि कोई भी बाहरी ताकत या आदेश भारतीय सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि भारत एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, ये एक वर्ड बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, भारत क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और यह अपनी बनाई जो है नियमावली जो होती है उसके अनुसार अपने कार्यों को जो है अंजाम देता है। ठीक है, वहीं सोशलिस्ट मतलब इट स्टेट्स दैट स्टेट स्टैब्लिशेस सोसाइटल इक्वालिटी, यानी कि राज्य द्वारा सामाजिक समानता स्थापित की जाएगी। ये हमको हमारे प्रियम्बल बताता है। ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी सोसाइटी लेवल पे प्रिवेल नहीं करेगी। ठीक है, सोसाइटी लेवल पे कोई भी इनइक्वालिटी जो है नहीं रखी जाएगी। वहीं सेक्युलर, सेक्युलर से मतलब धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो इसमें समझाया गया है वो ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, स्टेट टू हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, इसी के साथ साथ सभी लोगों को जो है सामान्य और स्वतंत्र रूप से अपने अपने धर्मों को पालन करने और उनका प्रचार करने की जो है छूट रहेगी। मतलब ऑल पीपल विल बी इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, सेक्युलर का मतलब इसमें ये बताया गया है। वहीं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। इसका क्या अर्थ प्रियम्बल में हमको समझ में आता है कि द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी आर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हु इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु इन टर्न आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, यानी कि भारत के लोगों द्वारा जो है संविधान को अपनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। संविधान अपनी शक्ति जो है भारत के लोगों द्वारा जो है भारत के लोग जो है उसका स्रोत है। वहीं भारत के लोग क्या करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हु इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये अल्टीमेटली वी मतलब भारत के लोगों को ही जो है उनके प्रति जो है जवाबदेह होते हैं। वहीं पांचवी चीज़ क्या कही गई है, रिपब्लिक। ठीक है, यानी कि गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए, द स्टेट विद एन इलेक्टेड हेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, यानी कि जहाँ जिस स्टेट का जो है जिस राज्य का जो है प्रमुख निर्वाचन के तहत जो है चुना जाता हो
ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी दोनों तरीके से, और इसी के साथ साथ जिसका एक निश्चित कार्यकाल भी हो उसको हम एक गणराज्य कहेंगे। इसी के साथ जो तीसरा जो हमारे प्रस्तावना का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है कि ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, यानी कि संविधान का उद्देश्य क्या है ये हमें प्रियम्बल बताता है। तो देखिए पहला उद्देश्य क्या है, टू इस्टेब्लिश जस्टिस, यानी कि न्याय। किस तरीके का न्याय, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या करना, स्थापित करना। वहीं दूसरी चीज़ लिबर्टी, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। किस तरीके की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता क्या करना, ये भी प्रदान करना। ठीक है, ये सब हमने अभी प्रियम्बल जब मैंने रीड किया था उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई थी, तो आप ये गौर करते हुए जाना। वहीं तीसरी चीज़ क्या बोलता है, ठीक है, समानता की बात करता है, इक्वालिटी। कैसे, किस तरीके की इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वहीं चौथी चीज़ क्या बोलता है, चौथी चीज़ बात करता है फ्रेटर्निटी की, यानी कि भ्रातृत्व की, यानी कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, हिंदी में बोले तो भाईचारे की भावना जो है प्रदान करना। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखना। इसके बाद ही चौथा, ठीक है, चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो प्रस्तावना में हमें बताया गया है वो ये कि किस तारीख को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है डिक्टेट्स द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज नवंबर 26, 1949। ठीक है, अभी जब मैं प्रियम्बल आपके लिए पढ़ रहा था उसमें लास्ट में जो सेंटेंस था कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो डेट ऑफ अडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें कहाँ से पता चलती है, तो हमें प्रियम्बल के थ्रू, प्रस्तावना के थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि नवंबर 26, 1949 जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट किया है। तो दोस्तों अब जो प्रियम्बल में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। तो पहला है सोवरेन, यानी कि संप्रभु। ठीक है, संप्रभु का अर्थ क्या है, देखिए इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्य भारत। ठीक है, यानी कि ये ना ही एक डिपेंडेंसी है ना ही एक डोमिनियन ऑफ एनी अदर स्टेट है, यानी ना ही भारत किसी अन्य राज्य पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य राज्य का भारत पर कोई अधिकार है। ठीक है, और संप्रभु होने के खातिर, ठीक है, भारत या तो किसी विदेशी राज्य या क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज बोथ एन इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवरेन स्टेट। इट कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन स्टेट टेरिटरी, ठीक है, और या फिर अपने किसी क्षेत्र को या हिस्से को विदेशी राज्य को सौंप सकता है और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ सॉवरेन फॉरेन स्टेट। ठीक है, वहीं जो दूसरा वर्ड है वो है सोशलिस्ट। तो समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट जो है हमारा जो दूसरा टर्म है उसके बारे में हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए जो मूल संविधान था यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसमें जो समाजवादी तत्व थे वो नीति निर्देशक तत्वों में जो है निहित थे। ठीक है, इसके बाद सोशलिस्ट टर्म को, समाजवाद शब्द को ही जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रियम्बल में जो है प्रस्तावना में ऐड कर दिया गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ समाजवाद का जो भारतीय स्वरूप जो अपनाया गया वो किस तरीके का स्वरूप अपनाया गया, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया गया, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद हमने अपनाया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, इस लोकतांत्रिक समाजवाद से अर्थ क्या है, देखिए जहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में दोनों जो है एक साथ सक्रिय भूमिका जो है निभाते हैं उसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के रूप में देखते हैं, यानी कि वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, निजी, ठीक है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो दोनों एक एक्टिव रोल इन द इकोनॉमी, जिसको कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, उनका एक एक्टिव रोल रहता है, उसको हम उस तरीके के उसको हम लोकतांत्रिक समाजवाद के तौर पर देखते हैं। ठीक है, इसी के बाद जो अगला है वो है सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर मतलब धर्म निरपेक्ष। देखिए दोस्तों, संविधान में मौलिक आधारों द्वारा यानी कि फंडामेंटल राइट्स द्वारा जो है राज्य के धर्मनिरपेक्ष रूप को जो है समझाया गया है। किस तरीके से, एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में जो धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, इससे हमको समझ में आता है कि हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, हालांकि
इस सेक्युलर वर्ड को, इस जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है इसको प्रस्तावना में ऐड किया गया था। ठीक है, हमने अभी जब प्रस्तावना जब मैं रीड कर रहा था प्रियम्बल, तब उसमें आपको ये वाला वर्ड सुनने में आया होगा। तो इसी के साथ हम जो थर्ड, इसमें जो अगला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसको हमको रीड करना ज़रूरी है। देखिए, दैट इज टू से द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेट्स दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजियस, और रिलीजियन आएगा इधर, विल एन्जॉय सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, चाहे किसी भी तरीके का, किसी भी जो है स्ट्रेंथ में कोई रिलीजन उस स्टेट में हो, हर रिलीजन को समान जो है इक्वालिटी प्रदान की जाएगी। तो इसी के साथ जो अगला जो टर्म है जिसकी हमको व्याख्या करनी है वो है डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, देखिए संप्रभुता जो सोवरेनिटी है वो उस का जो सिद्धांत है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी जिसको कि हम कहते हैं। देखिए, प्रस्तावना का आधार इसको माना गया है, किसको, संप्रभुता का जो सिद्धांत है इसको। ठीक है, और इसी के साथ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप के ये दो जो है डेमोक्रेसी के जो है लोकतंत्र के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, और भारत ने कौन सा टाइप अपनाया, भारत ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है अपनाया है। देखिए यहाँ डायरेक्ट लिखा है, ये गलत हो गया है, मिस प्रिंट हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ही जो है भारतीय लोकतंत्र का प्रकार जो है माना गया है। ठीक है, संविधान द्वारा, याद रखिएगा किस तरीके का प्रकार माना गया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को जो है संविधान में आधार बनाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि जहां भारत के लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो कि सरकार बनाते हैं, और जो सारे कानून और प्रबंधन के लिए जो है जनता यानी कि भारत के लोगों के प्रति जो है जवाबदेह होते हैं। तो देखिए यही लिखा है यहाँ तो इनडायरेक्ट आएगा। द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एंड दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच the people of India exercise supreme power by electing representative for the purpose of managing the affairs of the government and make laws. ठीक है, along with the political democracy, ठीक है, इस representative democracy जिसको कि हम political democracy भी कहेंगे, इस along with this political democracy the term democratic and embraces social and economic democracy as well. ठीक है, तो कितने तरीके की डेमोक्रेसी हमको प्रदान करती है, तो उसमें पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, पहला, दूसरा क्या है, सोशल डेमोक्रेसी, और तीसरा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें प्रदान करती है। और इसी के साथ जो अगला जो टर्म है वो है रिपब्लिक। ठीक है, यानी कि गणराज्य। देखिए भारत ने राजतंत्री व्यवस्था के विपरीत क्या अपनाया, गणतंत्र व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, अनलाइक मोनार्कियल कैटेगरी ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, द रिपब्लिकन पॉलिटी को जो है भारतीय संविधान में अपनाया गया है। ठीक है, इसमें दो जो है प्रोविजंस होते हैं, इस तरीके के जो गणतंत्र होता है, गणतंत्र व्यवस्था में दो तरीके के प्रोविजन, फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं। कौन कौन से, पहला, देयर शैल बी एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित जो है हेड उस स्टेट के लिए होगा। वहीं दूसरी चीज़ की जो बोली गई वो कि द हेड ऑफ द स्टेट हैव अ फिक्स टेन्योर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, द हेड ऑफ द स्टेट हैव अ फिक्स टेन्योर। ठीक है, जिसका जो कि एक निश्चित कार्यकाल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, गणराज्य व्यवस्था या गणतंत्र व्यवस्था। ठीक है, तो देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल सिग्निफाइज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति, who will be elected indirectly for a fixed tenure of 5 years and who shall be the head of the Indian state. ठीक है, तो ब्रिटिश राजतंत्री व्यवस्था के विपरीत जो है भारत में गणतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा।
वहीं उसके बाद जो अगला टर्म है वो है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस यानी कि न्याय। तो देखिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों द्वारा जो है प्रस्तावना में जस्टिस के बारे में जो है ये न्यायों की जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। तो देखिए कितने तरीके के न्यायों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो है प्रदान करने की बात इसमें की गई है। देखिए सोशल जस्टिस क्या होता है, तो देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन और इफ दे बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सबको जो है समान तरीके से जो है बिना भेदभाव के ट्रीट किया जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, किस रेस को बिलोंग करते हैं, कौन से मेल हैं फीमेल है, ठीक है, कौन से रिलीजन के हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज फैक्टर्स। दूसरी चीज़ जो बोलता है वो इकोनॉमिक जस्टिस बोलता है, यानी कि आर्थिक न्याय, किस तरीके से आर्थिक न्याय जो है तो इट सेज देयर शुड बी एन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एज फार एज इकोनॉमिक फैक्टर्स आर कंसर्न। तो कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर, देखिए देयर शुड बी नो इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, ठीक है, इनकम, प्रॉपर्टी, वेजेस एक्सेट्रा। इनमें से किसी भी तरीके का जो है इनइक्वालिटी प्रिवेल नहीं करनी चाहिए। वहीं तीसरी जो बात कहता है वो है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि राजनीतिक न्याय। किस तरीके का राजनीतिक न्याय, सामान्य अवसर जो है, सुविधाएं जो है, इन सब का लाभ सभी को मिलना चाहिए। तो देखिए अगला जो वर्ड है वो क्या है, वो है लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। देखिए इसमें क्या 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 कहा गया है, तो व्यक्तिगत स्तर पर विकास को ध्यान में रखते हुए हर तरीके की स्वतंत्रता जो है सामान्य स्तर पर प्रदान करना आवश्यक है। यही इसका फंडामेंटल पर्पस है लिबर्टी का। यानी किसी तरीके की कोई रोक किसी व्यक्ति पर नहीं लगाई जा सकती। ये स्वतंत्रता हमें जो है मौलिक अधिकारों द्वारा प्राप्त हुई है और इसमें किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस की बात अगर आएगी तो इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, यही यहाँ कहा भी गया है। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल लेवल, द टर्म लिबर्टी इन प्रियम्बल मीन्स देयर मस्ट बी नो रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, ऑफ एनी काइंड्स और द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। वहीं दूसरी जो बात की गई है वो क्या, कि लिबर्टी इज सिक्योर्ड बाय द प्रियम्बल टू इट्स एंटायर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, belief, faith, and worship. These liberties are secured through fundamental rights and can be questioned in their violation. ठीक है, however the liberty devised in the preamble is not absolute, it is qualified। ठीक है, आप किसी और दूसरे की लिबर्टी को जो है हार्म करके अपनी लिबर्टी एंजॉय नहीं कर सकते। देयर आर जो है स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एज फार एज किसी की पर्सनल इंडिविजुअल लिबर्टी कंसर्न होती है। तो देखिए अगला जो टर्म है वो है इक्वालिटी, यानी कि समानता। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि किसी को भी राज्य द्वारा विशेषाधिकार या विशेष अवसर जो है प्रदान नहीं किए जाएंगे अलग से। ठीक है, देयर शैल बी नो स्पेसिफिक प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और एनी इंडिविजुअल। ठीक है, प्रस्तावना द्वारा स्टेटस और अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसरों की समानता को जो है 3 आयामों के तहत जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, द प्रीएम्बल सिक्योर्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी विच आर फर्दर इलेबोरेटेड अंडर द 3 डायमेंशंस। तो ये कौन कौन से डायमेंशन है हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए पहला है सिविक इक्वालिटी, यानी कि नागरिक समानता। देखिए ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों द्वारा जो है सुरक्षा इनकी प्रदान की गई है। तो मौलिक अधिकारों कि कौन कौन से प्रोविजंस के द्वारा की गई है, तो देखिए पहला है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष जो है समानता। वहीं आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव का जो है निषेध। वहीं अनुच्छेद 16 में जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई, यानी कि सार्वजनिक रोजगार में जो है अवसर प्रदान करने की समानता। वहीं आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता को जो है समाप्त करने की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 18 में जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, यानी कि शीर्षकों का जो है उन्मूलन की बात की गई है। वहीं पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी कि राजनीतिक समानता किस तरीके से स्टैब्लिश की जाएगी, तो देखिए आर्टिकल 325 के तहत कहा गया है नो पर्सन कैन बी डिक्लेयर इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स
ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। यानी कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति को धर्म, जाति आदि को ध्यान में रखते हुए शामिल किए जाने के लिए आयोग नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, वहीं आर्टिकल 326 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 326 में, तो मताधिकार द्वारा ही जो है लोकसभा और विधानसभाओं में के लिए जो है प्रतिनिधित्व का जो है चुनाव किया जाएगा। ठीक है, इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू बी बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज। ठीक है, वहीं जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है यानी कि आर्थिक समानता है वो क्या है, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, द इकोनॉमिक इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोविजंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। किस तरीके से प्रदान की जाएगी, देखिए अनुच्छेद 39 में कहा गया है, secures all men and women equal rights to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work। यानी कि पुरुषों और महिलाओं को बराबर के अधिकार प्रदान किए जाएंगे तथा उनकी आजीविका के साधन और समान काम के लिए जो है एक इक्वल जो है इनकम वेजेस यानी कि समान वेतन की नीति जो है अपनाई जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अगला जो वर्ड है, अगला जो टर्म है वो है फ्रेटर्निटी यानी कि भातृत्व। ठीक है, भातृत्व को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे कि इट इज़ अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, तो देखिए संविधान द्वारा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एकल नागरिकता की प्रणाली के जरिए जो है भाईचारे को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजन प्रमोट्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड। वहीं दूसरा मौलिक कर्तव्यों यानी कि आर्टिकल 51A के जरिए जो है भाईचारे को की भावना को जो है बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वहीं तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एज प्रोवाइडेड बाय द प्रियम्बल द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी हैज़ टू सिक्योर टू थिंग्स। ठीक है, ये भाईचारे की भावना जो है वो जो है इनको दो तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई है। पहली इंडिविजुअल डिग्निटी यानी कि व्यक्तिगत गरिमा, और दूसरी राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को जो है इन दोनों को बनाए रखना होगा। बनाए रखना जो है भाईचारे की जो भावना है उसको बढ़ावा देने का काम ये करेंगे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक टॉपिक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि तमाम एग्जाम्स में जो है प्रियम्बल को लेकर के कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो कि रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसा कि ये लिखा है आप देख सकते हैं, द डिबेट एज टू वेदर द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का ही हिस्सा है या नहीं, इसके ऊपर एक डिबेट छिड़ी गई थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपने जजमेंट्स में कुछ बातें क्लियर की थी। तो उन्हीं डिबेट्स को, ठीक है, उन्हीं केसेस को हमको एक एक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। ठीक है, तो पहला केस आता है बेरूबरी वर्सेस यूनियन 1960 का। ठीक है, इसमें देखिए क्या माना गया था, इसमें प्रस्तावना के इस पहली चीज़ कि प्रस्तावना जो है वो संविधान के कई प्रावधानों के पीछे जो है छुपे सामान्य उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें पहली बात ये कही गई थी। वहीं दूसरी बात जो कही गई थी वो ये कि जहाँ भी शब्द अस्पष्ट है या जिनके एक से अधिक जो है अर्थ है, तो उनकी व्याख्या हेतु प्रस्तावना में निर्दिष्ट उद्देश्यों की सहायता से जो है किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों जो है प्रोविज़न प्रस्तावना के महत्व को पहचानने के बावजूद, ठीक है, इन दोनों प्रोविजंस के तहत प्रस्तावना के महत्व को पहचानने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से जो है इनकार कर दिया था। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट स्पेशली ओपिन्स दैट द प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट केस वेयर सुप्रीम कोर्ट आउटराइटली रिजेक्टेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ प्रियम्बल इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मगर दूसरे केस में हम देखते हैं जो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था 1973 का। इसमें क्या किया गया, इस केस में बेरूबरी केस का जो जजमेंट था उसको जो है पलट दिया गया, और क्या स्टेटमेंट दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड डिसाइडेड
एंड डिक्लेयर्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें प्रस्तावना को संविधान का ही हिस्सा मान लिया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ जो तीसरा केस था LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर 1995 का ये केस था। इसमें भी जो है सेम वर्डिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने जजमेंट में कही गई थी कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये 3 केस जो कि प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है, इसके डिबेट को लेकर के जो ये 3 केस हुए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और आपको इन केस जो है याद रखने पड़ेंगे। तो वही इसी के साथ साथ जो दूसरा जो डिबेट हुआ वो इसको लेकर के था कि क्या प्रीएम्बल को, क्या प्रस्तावना को अमेंड किया जा सकता है, यानी कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो ये डिबेट उठी थी, ये केशव नंदा भारती केस ने इस डिबेट को उठाया था। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो ये कि क्या प्रीएम्बल जो है अनुच्छेद 368, ठीक है, ये 36B हो गया, ये 368 है। ठीक है, क्या प्रीएम्बल को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिक्लेयर किया था कि दैट द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट शुड मेंटेन द बेसिक फीचर, यानी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, बेसिक एलिमेंट को बिना छेड़े जो है प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रीएम्बल में जो संविधान से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, संविधान से रिलेटेड जो बेसिक एलिमेंट्स की जो बात की गई है, उनको बिना छेड़े अमेंड यानी कि प्रीएम्बल को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के तहत क्या हुआ, पहली बार और अभी तक सिर्फ एक बार जो है प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, संशोधित किया गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जिसके तहत 3 नए शब्द जो है प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे। कौन कौन से शब्द थे, वो था सोशलिज्म, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिज्म नहीं आएगा, यहाँ सोशलिस्ट आएगा। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों का जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रीएम्बल में इन 3 शब्दों को ऐड किया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ एक बात याद रखिएगा कि जो प्रीएम्बल से जितने भी क्वेश्चन, प्रीएम्बल टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन MPPSC में मेंस में पूछे जाएंगे, वो डायरेक्ट नेचर के ही होंगे। ठीक है, मगर आपको क्या करना होगा, आपको प्रीएम्बल में जितने टर्म्स दिए हैं, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब का जो है मतलब, इनके महत्व, ठीक है, इसी के साथ साथ इनका क्या एप्लीकेशन है, इस चीज़ को जो है अच्छी तरीके से याद करना होगा। ठीक है, तभी आप जो है अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो देखिए, इसी के साथ हमारा प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अगला टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में जो है बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, नीचे दिए गए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है आप जो है अपना फीडबैक हम तक पहुँचाइए। धन्यवाद।